सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के P&L स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, कंपनी के कैश फ्लो मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और एट द एंड हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इनकम स्टेटमेंट से सबसे पहले आप समझते क्या है? सबसे पहले तो आप इनकम स्टेटमेंट को एग्जैक्टली अगर आप अपने वर्ड्स में देखें तो इनकम स्टेटमेंट को आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट का बेसिक मीनिंग होता है कि हाउ, ये क्वेश्चन को आंसर करता है कि हाउ कंपनी इज अर्निंग मनी, स्पेंडिंग एंड जनरेटिंग प्रॉफिट्स। ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को देखने के। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और ग्रीन कलर से कर देते हैं तो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। सो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स को देखना और किसी भी कंपनी के क्या दिक्कत आ रही है, इट्स नॉट विजिबल। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। बट हमने यहाँ पे क्या देखा, कंपनी की अर्निंग्स कैसी है, कंपनी की स्पेंडिंग कैसी है। स्पेंडिंग का मतलब होता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को देखना। ओके, इतना तो समझ आ गया कि इनकम स्टेटमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना खर्च रही है और कितना बचा पा रही है। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी कि हम पैसा कितना कमा रहे हैं, कितना हम बचा रहे हैं, कितना हम खर्च रहे हैं अल्टीमेटली। तो कंपनी की भी एक इनकम स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे भी ये लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाते हैं कि हम कैसा पैसा बना रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं ग्राफ को देखूँ तो 2016 में 46,000 मिलियन, ये पूरा जो डेटा है मिलियन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, थाउजेंड में नहीं है डेटा, मतलब लाइक 46,000 मिलियन है। ठीक है, तो 46,000 मिलियन था रेवेन्यू कंपनी का 2016 में। 2024 में जाके कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2,06,000 मिलियन हो गया, जो कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये एक मुझे दिखाता है अपवर्ड फ्लो, राइट। जो कि अगर मैं बोलूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5x हो गया, एग्जैक्टली 5x हो गया। 42 लाख, करीब करीब 40,000, 80,000, 1,20,000, 1,60,000 एंड सीधा 2 लाख। तो 2 लाख मिलियन का जो डेटा आज है वो 2016 में 46,000 मिलियन था। तो इससे तो मुझे एक चीज़ मिल गई कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हुआ है 5x। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है 2016 से 2024 तक। अब थोड़ा सा एक सवाल आपके माइंड में आया होगा कि 2025 का डेटा क्यों नहीं है। तो वरुण बेवरेजेस जो कंपनी है वो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर का फॉलो करती है, जिसकी वजह से 25 का दिसंबर का डेटा अभी तक नहीं आया है, इसलिए हमने अभी पिक नहीं करा। बट अगर आप देखें 2016 से 24 तक तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और ऐसे ही एक्सपेक्टेड है कि 25 में आने वाला जो टाइम होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा इस कंपनी का। वाई, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ देयर रेवेन्यू। अगर आप देखेंगे 2016 में 46,000 मिलियन जब इसने कमाया था तो 45,000 का तो सिर्फ खर्चा था। मतलब 46,000 मिलियन जब ये कमा रही थी तो 4,500 45,000 मिलियन का खर्चा था, मतलब 4,500 करोड़ अगर हम करोड़ में कन्वर्जन करें तो। बट धीरे धीरे इनके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में गैप आने लग गया था। अगर आप देखें तो 2016 में ऑलमोस्ट सिमिलर था, 17 में सिमिलर था, 18 में भी ऑलमोस्ट नियर ही था, लेकिन थोड़ा सा गैप आया था। धीरे धीरे ये गैप इन्होंने इम्प्रूव करा। ये गैप ज़रूरी क्यों है? किसी भी कंपनी के पास पैसा चाहे जितना भी कमाए, लेकिन उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐसे मैनेज होने चाहिए कि वो रेवेन्यू से हमेशा कम ही रहे। ऑल्दो 2016 में भी 45,000 कम था, लेकिन जस्ट नियर टू द रेवेन्यू था। लेकिन अगर हम देखें धीरे धीरे कंपनी ने क्या क्या किया, अपने रेवेन्यू को तो बढ़ाया लेकिन अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज करते गए। अपने एक्सपेंसेस को इस मैनर में मैनेज किया कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स ज़्यादा कर पाई। ऑब्वियसली
अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको अपने इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करके ही मिलता है। अगर आपका इनकम है 160 और आपके खर्चे हैं 159 तो आपको 1 रुपये बचेगा। लेकिन अगर आपके खर्चे हैं 164 और आपने खर्चा किया 137 तो आपको ज़्यादा बचेगा। ऐसे ही 2024 में जब इन्होंने 2,06,000 मिलियन का बिजनेस किया, जिसमें से 1,72,000 मिलियन का इनका खर्चा था, तो इनका प्रॉफिट कितना बचा? 26,000 मिलियन। तो ये दिखाता है कि कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंसेस में काफ़ी अच्छा मैनेज किया है, रेवेन्यू को ग्रो करा है और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करी है। और अगर हम बात करें सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी का, एक एग्जांपल वरुण बेवरेजेस एक एग्जांपल बन चुका है। हर साल 5,000 मिलियन से प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे तो हम कहेंगे डबल ही हो गया था। 2021 से 2x हो गया है एंड उसके बाद से 5,000 मिलियन का 5K मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू किया। दिस ईयर 26,000 मिलियन, जिसे हम इंडियन कन्वर्जन में करें, करोड़ में कन्वर्जन करें तो 2,600 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट करा, जिसमें 20,000 करोड़ की इनकी सेल थी। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकम स्टेटमेंट। लेकिन सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे भी हम डिपेंड नहीं रह सकते कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे आपको नहीं जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझ लेते हैं। इन डेप्थ का मतलब है कि अगर मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ ना, तो टोटल इनकम में दो चीज़ें आती हैं। एक आती है कंपनी की ऑपरेशंस की इनकम और एक आती है अदर इनकम। ये दोनों चीज़ें कैसे चल रही हैं ये हमें देखना ज़रूरी है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ तो एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस मेजर है और कौन से एक्सपेंसेस को इनको और फोकस करना चाहिए। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ ना, तो पहले मुझे ये देखना है कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, फिर मुझे देखना है कि कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना कमाया, फिर मैं बात करूंगा कि पैट कितना बचा, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा। क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी ना बिजनेस की, तो आपको इन्वेस्टमेंट में कभी भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ इसी के बेसिस पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। ऑल्दो ये डेटा बहुत अच्छा है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, काफ़ी अच्छा एक्सपेंसेस मैनेजमेंट दिखाया है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए हैं, लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको ये सारी चीज़ें कन्वर्जन में देखनी होंगी और इसकी इन डेप्थ नॉलेज लेनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में। अब ये रेवेन्यू ब्रेकअप होता क्या है? सबसे पहले तो रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में मैं बता देता हूँ। रेवेन्यू ब्रेकअप में हम दो चीज़ें लेते हैं। एक होता है जो बिजनेस अपने ऑपरेशन से कमाता है। ऑपरेशन मतलब अगर मान लेते हैं ये वरुण बेवरेजेस है, तो इसका अल्टीमेट ऑपरेशन बिजनेस क्या होगा? बेवरेजेस, राइट? जितनी भी बेवरेजेस हैं जैसे कि स्टिंग, राइट? और इसकी अदर इनकम क्या होगी? ऐसी इनकम जो ये बिजनेस से नहीं कमाता। ठीक है, दो बिजनेस, जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो दो हिस्सों में बटे होते हैं। एक जो वो अपने ऑपरेशन से कमाते हैं, जो वो बिजनेस करते हैं। जैसे कि अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिफाइनरी उसका बिजनेस है। अदर इनकम उसके लिए क्या होगी? कोई भी इन्वेस्टमेंट में जो इसका इंटरेस्ट आएगा। ऐसे ही आप होता है, आप अपना खुद का एक एग्जाम्पल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप कमाते हैं 25,000 रुपये एक बिजनेस से। आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, हर महीने आप 25 से 30,000 रुपये, 35,000 रुपये डिपेंडिंग ऑन योर सेल्स आप पैसा कमाते हैं। उन्हीं पैसों को कमा के आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया और उससे आपको हर महीने कुछ इंटरेस्ट आता है। अब मुझे ये बताइए कि आपकी मेन इनकम कौन सी है? ऑब्वियसली जो आपका गारमेंट्स का बिजनेस है वो आपकी मेन इनकम है, और आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी अदर इनकम है। हो सकता है कि कभी कभी इंटरेस्ट कम आए, हो सकता है कभी कभी इंटरेस्ट ज़्यादा है। ऐसे ही हो सकता है आपका बिजनेस कभी कभी अच्छा चले तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा, हो सकता है कि आपका बिजनेस थोड़ा कम चले तो रेवेन्यू कम होगा। लेकिन अल्टीमेटली आपका जो रेवेन्यू है वो ऑपरेशंस की मेन इनकम गिनी जाएगी ना। आपका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? गारमेंट्स बिजनेस। अदर इनकम में क्या आता है? इंटरेस्ट इनकम, राइट? तो इसीलिए रेवेन्यू ब्रेकअप को समझना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कंपनी अपने मेन ऑपरेशन से ज़्यादा पैसा कमा रही है तो ही वो अच्छी कंपनी है, अदरवाइज वो अच्छी कंपनी नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कोई भी कंपनी अपने ऑपरेशन से अगर अपने ऑपरेशन से मोर देन 90% मोर देन 90% कमा रही है तो ही वो अच्छी कंपनी है, अदरवाइज वो कंपनी अच्छी नहीं है। अदर इनकम कितनी होनी चाहिए? लेस देन 10%, लेस होनी चाहिए 10% से। ठीक है,
10% से लेस अगर वो कंपनी का अदर इनकम है वो ठीक है, और मेजॉरिटी जो उसकी इनकम होनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए अपने ऑपरेशन से। ठीक है जी, ओके, ये बात भी ठीक है, ये बात भी समझ आ गई, ये बात भी समझ आ गई हमें। तो चलो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे कमा रहे हैं। हमने बात करी सम ऑफ रेवेन्यू है स्काई ब्लू कलर का और अदर इनकम है डार्क ब्लू कलर से। क्या ये आपको ये दिख रहा है कि कंपनी अपने मेजॉरिटी जो पैसा कमा रही है वो ऑपरेशन से ही कमा रही है, अदर इनकम तो इसकी बहुत कम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है? यस, मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी एक हाई ग्रोथ सेगमेंट में है। लेकिन अगेन सिर्फ रेवेन्यू से कुछ नहीं होगा, एक्सपेंसेस को भी देखना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को भी देखना पड़ेगा, कैश फ्लो को भी देखना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग को भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके, बहुत सारे फैक्टर्स को कंबाइंड करके तब जाके बनता है एक कंपनी का फाइनेंशियल। ओके, सो ओके, तो कंपनी का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि उसका रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वो है यस 2,06,000 इसने जब बिजनेस किया तो उसमें से 2,05,000 मिलियन सिर्फ उसने अपने ऑपरेशन से कमाया। अदर इनकम कितनी थी? 1,000 मिलियन की, जो कि बहुत ही नेग्लेजिबल है। मतलब कि 90% तो छोड़ दीजिए, 99% बिजनेस अपने ऑपरेशन से पैसा कमा रहा है। सिर्फ 1% या 1.5% जो है कभी कभी वो पैसा अपना, अच्छा अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 0K, तो 0K का मतलब है बहुत ही कम इनकम है, मतलब बहुत ही 1000 से भी कम है, इसलिए वो 0K आएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 73,000 में से 72 कंपनी अपने ऑपरेशन से कमा रही है, 164 में से 163, 134 में से एग्जैक्टली 134 इसने कमाया, अदर इनकम तो बिल्कुल जीरो थी। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस पे इतना फोकस करा है कि अपने बिजनेस से ही वो पैसा कमा रही है, अदर इनकम पे रिलायबल नहीं है। जहाँ भी आपको ऐसा दिखे, जब भी आप एक ऐसा केस देखें जहाँ पे कंपनी की ऑपरेशंस की इनकम ज़्यादा है और अदर इनकम बहुत कम है, बहुत ही नेग्लेजिबल है, वो कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी में मानी जाती है। लेकिन सिर्फ उसका वो पार्ट हाई ग्रोथ में माना जाता है, पूरी कंपनी नहीं। ठीक है, वो कंपनी का रेवेन्यू हाई ग्रोथ माना जाता है, लेकिन वो पार्ट, सिर्फ वो पार्ट, अदरवाइज पूरी कंपनी नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखने का, कि उसका जो खुद से ऑपरेशंस का रेवेन्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू देयर अदर इनकम। बिकॉज अदर इनकम का ना ऐसा नेचर है कि वो आज है कल नहीं है। हो सकता है कि अगले साल इंटरेस्ट ना मिले, हो सकता है आप लॉस में चले जाए जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था। लेकिन ऑपरेशंस पे अगर आप फोकस करेंगे ना और आपकी इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब है बिजनेस की डिमांड है मार्केट में, इसलिए रेवेन्यू ब्रेकअप देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपने देख लिया 2,05,000 मिलियन का 2,06,000 मिलियन टोटल इनकम हुई थी, जिसमें से 2,05,000 मिलियन जो है आपने खुद से कमाया है, बिजनेस ने खुद से कमाया है, जो कि एक हाई वैल्यू कंपनी दिखाता है। बट हम थोड़ा और आगे बात करेंगे कंपनी के एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स के बारे में, तो लेट्स सी। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के ब्रेकअप के बारे में, कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज किया हुआ है। ठीक है, हमने कंपनी के एक्सपेंसेस को कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें हम कंपनी की कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आती है वो। फिर हमने कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट को लिया, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट कंपनी को एक मेजर एक्सपेंसेस में रोल प्ले करती है। फिर कंपनी में डेप्रिसिएशन कितना लगता है, कंपनी को टैक्स एक्सपेंसेस कितने भरने पड़ते हैं, और ये टोटल एक्सपेंसेस है। जो अदर एक्सपेंसेस बच जाते हैं फिर वो टोटल में आ गए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये टोटल एक्सपेंसेस और इन एक्सपेंसेस का डिफरेंस है, जो कि अदर में चला जाता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ना, ये अदर एक्सपेंसेस का डिफरेंस है। तो उतना हमारे को मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर वो भी करेगा। लेकिन अभी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपनी के अदर एक्सपेंसेस में मेन एक्सपेंसेस जो बिजनेस को अल्टीमेटली लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करते हैं, वो कैसे हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद 2016। अगर आप देखेंगे तो 45,000 टोटल खर्चा था, 45,000 मिलियन का, जिसमें से 1,700 करोड़, अगर मैं करोड़ में कन्वर्जन करूं, वरना 17,000 मिलियन सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था। इसका मतलब है कि कंपनी का
45 माइनस 17,000 कितना होता है? समवेयर अराउंड 28,000 का डिफरेंस आता है। मतलब अगर मैं देखूँ तो 1/3 खर्चा जो है, 1/3 टोटल एक्सपेंसेस का 1/3 जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, किसी भी गुड को बनाने में, जो कि ये ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 2020 को देख लेते हैं। 20 में 62,000 मिलियन का खर्चा था, जिसमें 27,000 आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थे। और यहाँ पे जो एक बार में आपको नंबर नहीं दिखा रहा, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम नंबर था। 2024 में आपको थोड़ा डेटा दिख जाएगा। तो 2020 में कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए और उसके मुकाबले में 10,000 मिलियन का वो बढ़ा और 45 से 62,000 मिलियन पे एक्सपेंसेस आ गए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1,72,000 मिलियन का खर्चा हुआ था 24 में। हम पीछे इनकम स्टेटमेंट में देखे हैं, जिसमें आधा पैसा सिर्फ 1/2 में कहूँ 1/2 कंपनी ने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे लगाया, जो कि बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक्सपेंसेस के ब्रेकअप को क्यों देखा। देखिए, सबसे पहले हमने देखा रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा है? एग्जैक्टली, हमारा रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस तो मैनेज किए हुए हैं, है ना। ये चीज़ तो आप भी मानते कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस मैनेज किए हुए हैं, तभी रेवेन्यू ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम है। हमें बस इस ब्रेकअप को इसलिए देखना था ताकि हमें ये पता चल जाए कि कंपनी का अल्टीमेट एक्सपेंस जा कहाँ रहा है। अगर आपको यही नहीं पता होगा किसी भी कंपनी का एक्सपेंस जा कहाँ रहा है, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि कंपनी पैसा कमा कैसे रही है। देखो, अगर कंपनी 2,06,000 मिलियन का रेवेन्यू कर पा रही है ना, तो उसके पीछे ये खर्चा हुआ है तभी वो कर पा रही है, राइट। अगर वो 83,000 मिलियन का एक्सपेंस ना करती, गुड को बनाने में कॉस्ट ना लगाती, तो क्या वो उतना रेवेन्यू कर पाती? नहीं कर पाती। वाई? बिकॉज उसका रेवेन्यू आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। अगर वो गुड्स पे कॉस्ट नहीं लगाएंगे तो उनका रेवेन्यू नहीं आएगा। तो हमें अल्टीमेटली इस ग्राफ से ये कंपैरिजन करना होता है कि जब कंपनी अपने बिजनेस से 2,05,000 मिलियन का बिजनेस कर रही है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 83,000। मतलब कि कंपनी ने लगाया कितना? 83,000 मिलियन, लेकिन कंपनी ने कमाया कितना? 2,05,000 मिलियन। मतलब 1,20,000 मिलियन एक्स्ट्रा कमाया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 लाख मिलियन होता तो इसका रेवेन्यू थोड़ा और बढ़ जाता और इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थोड़ी और कम हो जाती। तो ये होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक्सपेंसेस को देखने का। बाकी सारे एक्सपेंसेस आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस में अगर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ रहा है ना, और अगर उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो कंपनी एक ग्रोथ कंपनी होती है। एक्सपेंसेस बढ़ना हमेशा ये नहीं होता कि कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ गया तो कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी का एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहा है तो ये देखो कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं। अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरा होता और एक्सपेंसेस बढ़े होते तो मैं कह सकता हूँ कि कंपनी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ वाले केस में कंपनी का एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है और कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम कंपनी को कंसिडर करते हैं एज अ ग्रोथ कंपनी। एज अ ग्रोथ कंपनी। वाई? बिकॉज इसके एक्सपेंसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम लास्ट बात करते हैं, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को इतना नहीं देखते। कोई भी इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो कभी भी कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को नहीं देखता है, लेकिन आपको वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट में एक एक्स्ट्रा एडिशन हो जाता है, ठीक है। हर इन्वेस्टर क्या देखता है? क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, तभी मैं पैसा डालूंगा। ये वो एग्जैक्टली वो देखता है, और ये बात सही भी है। मतलब लाइक एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ही देखता है। अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है पैसा डाल दो, नहीं है मत डालो।
सो इफ़ वी टॉक अबाउट देयर रेवेन्यू ब्रेकअप, तो हमने 3 टाइप के प्रॉफिट्स लिए हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, मैं आपको इन तीनों के फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये कैसे निकाले जाते हैं और हमने इसको क्यों निकाला। ठीक है, जब भी कंपनी रेवेन्यू कमाती है, कौन सा रेवेन्यू? टोटल इनकम, जो बिजनेस से कमाया जाए और अदर इनकम उसका टोटल, उससे हम माइनस करते हैं कॉग्स को, तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। जब कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालती है, कंपनी को जब बिफोर टैक्स निकालना होता है, तो वो क्या करती है, जो प्रॉफिट बच गया, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो, लेकिन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालती है, उस केस में हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टोटल टैक्सेस, तो हमें मिलता है प्रॉफिट। यस, सो यहाँ पे हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था आपको ये बताना कि कंपनी अपने हर एक स्टेज पे कैसे पैसा बचाती है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने जितना भी टोटल रेवेन्यू कमाया उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली, तो वो बचा ग्रॉस प्रॉफिट। कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर एक्सपेंसेस को माइनस किया टैक्सेस हटा के, तो उसको मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्सेस हटाए, तो लास्ट में मिल गया मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपनी ने हर एक स्टेज पे कैसे कैसे पैसों को स्प्लिट किया है। अगर आप देखेंगे तो 29,000 मिलियन कंपनी ने कमाया था और प्रॉफिट बहुत कम था, इसलिए डेटा आ नहीं रहा है, लेकिन धीरे 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 ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होने का मतलब पता है क्या है? कंपनी ने अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है। अगर हम बात करें ये डार्क ब्लू कलर से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उससे पहले हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 20,000 मिलियन, 27,000 मिलियन एंड 34,000 मिलियन, ये है कंपनी का रियल प्रॉफिट। वाई आई एम सेइंग दिस इज द रियल प्रॉफिट? बिकॉज कंपनी पैसा यही कमाती है, ये तो सरकार है जो उससे टैक्स ले रही है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, राइट? ये तो वो टैक्स भर रहे हैं जिसकी वजह से उनका टैक्स प्रॉफिट कम हो रहा है। अदरवाइज दिस इज द रियल प्रॉफिट, 34,000 मिलियन, जिसमें से टैक्स भरने के बाद कंपनी के पास बचता है 26,000 मिलियन। मतलब अगर मैं करोड़ में बात करूं तो कंपनी ने 3,400 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जिसमें से टैक्स भरने के बाद 2,600 करोड़ रह गया। अदरवाइज दिस इज द रियल प्रॉफिट। तो ये होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि कंपनी पैसा कितना कमा रही है। कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो भी आपको दिखा रही है वो इसलिए दिखा रही है क्योंकि उसको टैक्स भरना पड़ा। अदरवाइज अदरवाइज कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट तो यही है ना, इसलिए कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट पे कंसिडर करो पॉइंट, क्योंकि कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट तो यही होता है। ये तो टैक्स भरने के बाद बचा, 21,000 मिलियन कंपनी का टैक्स भरने के बाद बचा, कंपनी का 16,000 मिलियन टैक्स भरने के बाद बचा, लेकिन ये है कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा परसेंटेज टर्म्स में देख लेते हैं कि कंपनी परसेंटेज टर्म्स में कितना कमा रही है, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कंपनी कमा रही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में कितना कमा रही है ये नहीं पता हमें, है ना? तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी परसेंटेज टर्म्स में कितना कमा रही है। तो यहाँ पे हम ले आए हैं, ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का परसेंटेज टर्म्स में कितना कमा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट उसने 2016 में कमाया 63% एंड दिस ईयर 60% अराउंड। हर साल एवरेज रेट 22 में कम हुआ था। उसके बाद कंपनी का एक भी साल ऐसा नहीं गया जहाँ पे वो 55% अबव ना रही हो।
किसी भी कंपनी को अगर आपको ग्रोथ कंसिडर करना है ना, तो उसका 50% होना चाहिए ग्रॉस मार्जिन, एटलीस्ट 50% होना चाहिए। कौन सा मार्जिन? ग्रॉस मार्जिन, GM मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 50% है, मोर देन 50% है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट PBT परसेंट। PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स परसेंटेज कितना था। तो किसी भी कंपनी को अगर आपको ग्रोथ मानना है तो कम से कम आपको चाहिए 15 से 20% का प्रॉफिट, 15 से लेके 20% उसका होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 से 20% था? 2016 से अगर हम कंसिडर करें इधर तक, 2021 तक, 21 तक, तो ऐसा नहीं है। कंपनी 6-8% पे चल रही थी, लेकिन कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव करा एंड लास्ट 3 साल से अच्छा परफॉर्म करके 15% से अबव आ चुकी है, मतलब नियर बाय 15% है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे 2022 से 25-24 तक कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव करा है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है। किसी भी कंपनी को अगर आपको ग्रोथ कंपनी मानना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 से 15% होने चाहिए। आई रिपीट, 50% ग्रॉस मार्जिन, 15 से लेके 20% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड 12 से लेके 15% के बीच में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती है किसी भी कंपनी के लिए। हर एक कंपनी के मैनेज करने का बस की बात नहीं होती है। 12% दिखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन कोई भी कंपनी अगर इतना पैसा कमा रही है उसमें उसका 12% बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 2 लाख करोड़ कमा रही है और उसमें से 12% मतलब पता है कितना होता है? सीधा सीधा 20